जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र हिस्ट्री क्लास में। आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट ईंटें मन के और अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज इसका पार्ट 2 बनाए। इससे पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल्स में बताए थे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, जानेंगे हड़प्पा सभ्यता और इस समय के आर्थिक जीवन में क्या अंतर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या है, उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे अपना अर्थ कमाने के लिए, दिनचर्या के लिए, और आज की जो दिनचर्या है, आर्थिक क्रिया है, इसमें भिन्नता भी जानेंगे। एडिशनल फैक्ट भी बताते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। इसके अलावा क्लास 12 के अलावा भी यह कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। इसका बहुत सारा पॉइंट नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से यहाँ की अर्थव्यवस्था की उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को हम लोग कई बिंदु द्वारा जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कृषि के बारे में, फिर चर्चा करेंगे पशुपालन के बारे में, उस समय किस प्रकार कृषि होता था, किस प्रकार से पशुपालन होता था, फिर जानेंगे शिल्प तथा उद्योग धंधे के बारे में, फिर चर्चा करेंगे व्यापार के बारे में। पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि के बारे में, ठीक है। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं होती थी, यानी उस वहाँ का जो ज़मीन था बहुत उर्वर था, जिसके कारण पैदावार अच्छे होते थे, अनाज की कमी नहीं होती थी। अनाज रखने के लिए वे भंडार गृह का उपयोग करते थे, यानी अनाज रखने के लिए अलग से भंडार गृह होते थे। और कपास की भी खेती होती थी, जिससे लोग अपने लिए कपड़ा बनाते थे, ठीक है। यानी कपास का सूता बना करके कपड़ा बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियाँ, कूटने के लिए उखलियाँ का उपयोग करते थे। यह साक्ष्य मिला है कि अनाज पीसने के लिए चक्कियाँ और कूटने के लिए उखलियाँ का वो लोग उपयोग करते थे। अब कपास की खेती के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दें। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था, जिसे वे सिंध के नाम से या सिंधु के नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है, यानी कपास को सिंधु नाम से ही वहाँ पर जानते थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वहाँ कौन कौन होता था, कौन कौन से फसल का खेती होता था। तो यहाँ के प्रमुख जो फसल थे वो खाद्यान्न फसल में गेहूँ और जौ थे, ठीक है। चावल का उतना उपयोग नहीं होता था। धान की बहुत कम खेती होती थी। इसके अलावा यहाँ पर बाजरा, मटर, सफ़ेद चना, तिल आदि की भी खेती का साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। फिर से बता दें, धान की बहुत कम खेती होती थी। इसके अलावा बाजरा, मटर, सफ़ेद चना, तिल आदि की खेती होती थी। अब चर्चा करते हैं फलों की, कि फलों का खेती वहाँ कौन कौन से फलों से परिचित थे, कौन कौन से फलों की खेती करते थे। तो फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कृषि के बारे में। अब कृषि कार्य कैसे करते थे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वे हल से कृषि कार्य करते थे। हल लकड़ी का बना होता था। इसके अलावा फावड़ा या कुदाली से भी कृषि कार्य करते थे, ठीक है। और जुताई बैलों के द्वारा होता था, है ना। यहाँ धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण हुलास में मिलते हैं, ठीक है। और लोथल एवं रंगपुर से भी बाजरा की खेती का साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरा पॉइंट जो है पशुपालन में। दोस्तों यह बहुत प्रचलन है, आज भी लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं। उस समय भी कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते थे, ठीक। अर्थव्यवस्था का आधार उन लोगों का पशुपालन भी था, ठीक है ना। और इस तथ्य की भी पर्याप्त साक्ष्य मिला है। पशुओं में गाय, बैल, भेड़,
कुत्ता, हाथी, सूअर, ऊँट, उनके गधा उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। ठीक है। अब बता दें बैल के बारे में। यहाँ बैल दो प्रकार के होते थे। ठीक है। एक होता था कुबड़दार बड़े सींग वाले बैल, दूसरा होता था बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले बैल। तो इस तरह से जान गए कि बैल वहाँ पर दो प्रकार के होते थे, एक कुबड़दार बड़े सींग वाले और दूसरा बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले। अब बता दें दोस्तों, गाय का जो पालन करते थे मुख्य रूप से दूध के लिए पालन करते थे, और भेड़ का पालन होता था मांस के लिए, कुत्ता का पालन करते थे शिकार के लिए। ठीक है। शिकार पर जाते थे, साथ में कुत्ता को ले जाते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे शिकारी समूह हैं जो शिकार पर जाते हैं तो कुत्ता को लेकर के जाते हैं। ठीक है। कुत्ता उनको शिकार में मदद करते हैं। इसके अलावा सूअर का भी जो पालन होता था दोस्तों, वह मांस के लिए होता था। ठीक है। अब इनके अलावा भी और भी पशु का यहाँ साक्ष्य मिला है। बंदर, बिल्ली, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस, ये भी यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुआ है मूर्तियों का, खिलौनों का, मोहरों का, उन चीज़ों में इन सब का पशुओं का चित्र मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इन सब पशुओं को भी यहाँ निवास था। जैसे कि आप लोग को पहला वीडियो में बताए हैं कि हड़प्पा के जो लिपि मिला था उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, खाली इन चित्रों के सहायता से, ईंटों के सहायता से, मनकियों के सहायता से और अस्थि के सहायता से इसका पूरा डिटेल्स पता चला है। अब तीसरा नंबर में जो था शिल्प तथा उद्योग धंधे। ठीक है। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर होता था। यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे, उस समय के लोग शिल्प उद्योग धंधे भी में लगा हुआ था। ठीक है। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण की प्राप्ति स्पष्ट संकेत देते हैं कपड़ा बनाना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। ठीक है। तो जैसे कि कृषि में हम लोग बताएं कि कपास का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन मुख्यतः कपड़ा के लिए होता था, और उद्योग और खुदाई से जो उपकरण मिला है इससे भी स्पष्ट होगा कपड़ा बनाना यहाँ का मुख्य धंधा था। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण की प्राप्ति स्पष्ट संकेत देते हैं कि कपड़ा बनाना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। इसके अलावा कुम्भकार लोग भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग करते थे, यह भी प्रमाण मिला है। और स्वर्णकार लोग का भी प्रमाण मिला है कि स्वर्णकार का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। आभूषण के निर्माण के लिए सोना चांदी का उपयोग करते थे। इसके अलावा भी और सांग, सीप, घोंगा, हाथीदांत के उपकरण का निर्माण ये लोग करना जानते थे। इसके अलावा क्या है, कांसा तथा तांबे का प्रयोग, कांसा और तांबे का प्रयोग मानव और पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। अब चौथा जो है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। चौथा है व्यापार तथा वाणिज्य। ठीक है। हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ यहाँ व्यापार वाणिज्य का भी काफ़ी रुचि रखते थे। ठीक है। उनका व्यापार दो तरह के होते थे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। जैसे कि थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट बता दें, आंतरिक व्यापार यानी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत ही हड़प्पा का जहाँ जहाँ क्षेत्र था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, इन्हीं के अंदर जो व्यापार करते थे उनको आंतरिक व्यापार बोलते थे। और बाह्य व्यापार दोस्तों जो अन्य सभ्यता के साथ करते थे, यानी मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के जो साथ करते थे उनको बाह्य व्यापार बोला जाता था। ठीक है। दोनों ही व्यापार काफ़ी उन्नत था, आंतरिक व्यापार भी और बाह्य व्यापार भी। हड़प्पा निवासी माप तोल के लिए वाटों का प्रयोग करते थे। ठीक है। आज भी माप तोल के लिए हम लोग वाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब जानना होगा उस समय का वाट कैसा था और अभी का वाट कैसा था। जैसे पहले वीडियो में बताए हैं, है ना, कि उस समय का वाट जो होता था दियाधारी पद्धति का, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करते करते 12,800 तक इनका नाप था बाटों का। ठीक है। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या था, दोनों व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इन दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी से
यह स्पष्ट होता है कि इनके व्यापारिक मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब व्यापार मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जल मार्ग से होता था, ठीक है, यानी नाव के द्वारा होता था, है ना। किंतु स्थल मार्ग में भी वे परिचित थे, स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। उस समय क्या था? सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था, ठीक है, सिक्कों का प्रचलन नहीं होने के कारण अब व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। और बाह्य व्यापार संभवतः जल मार्ग द्वारा ही होगा, क्योंकि दूर के लिए नाव ही एकमात्र उस समय जो प्रमुख साधन रहा होगा। यहाँ पर लोथल गुजरात में देवीवाड़ा बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है, यानी लोथल से व्यापार दूसरे सभ्यताओं को होता था, ठीक है। नाव का चित्र भी यहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में, वहाँ के बर्तनों में। मिस्र, सुमेर, क्रीट, मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, जिसको हम लोग डिटेल से जाने। अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये अक्सर प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के लिखिए, अथवा हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, अथवा कैसे खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये प्रश्नों को घुमा फिरा के देता है, लेकिन इसका आंसर वही होगा सभी प्रश्नों का। चाहे प्रश्न आए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के लिखे, अथवा हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुआ, अथवा कैसे खत्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सभी का उत्तर एक ही होगा। चलिए आगे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसे पतन हुई, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों में आपस में मतभेद है। इस सभ्यता के समाप्त होने के कुछ जो कारण दिए गए हैं उसको निम्नलिखित तरीके से हम लोग बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चल करके वर्षा कम हो गई, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ हुआ, है ना। बिना वर्षा के कृषि का कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस समय, और पशुपालन में भी कठिनाइयाँ हुआ, जिसके कारण लोग यहाँ से चल करके दूसरी जगह चले गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा जो विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास रेगिस्तान बढ़ता चला गया, यानी वहाँ पर मिट्टी की जगह बालू बढ़ता चला गया, जिसके फलस्वरूप यहाँ लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गई, यानी फसल उत्पादन कम होने लगा। और उस समय मेन था कृषि कार्य, फसल उत्पादन लोगों का, है ना, इसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। अब तीसरा नंबर में कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ बार बार भूकंप आया, ठीक है, बार बार भूकंप आने से क्या हुआ? घर द्वार ध्वस्त होने लगे, है ना, लोग वहाँ से भाग करके जाने लगे, दूसरे जगह बस्तियाँ बसाने लगे, इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता वहाँ समाप्त हो गई, ठीक है। चौथा जो है, कुछ विद्वानों का कहना था यहाँ भीषण बाढ़ आ गया, ठीक है, जिसके कारण से ये लोग दूसरे स्थान को चले गए, है ना, इसका भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा आधुनिक काल में अभी जो वर्तमान समय में एक सिनेमा निकला हुआ है ना, मोहनजोदाड़ो, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि अंत में दिखाया जाता है कि वहाँ पर भीषण बाढ़ आ गया, जिसके कारण से लोग उस वहाँ को छोड़ करके चले गए, है ना। तो इस तरह से भीषण बाढ़ आना भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है। अब पांचवा कारण है, यह भी एक विचारधारा माना जाता है कि सिंधु नदी का धारा बदल गया, ठीक है, यानी सिंधु नदी अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ के लोगों का जो दूरी नदी से हो गया, पानी का असुविधा होने लगा, जिसके कारण से भी लोग वहाँ से चले गए। अब छठा कारण क्या है? के आर कैनेडी के अनुसार मलेरिया और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को हड़प्पा सभ्यता का पतन का जिम्मेदार माना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही एक उन्नत सभ्यता थी, इसका आर्थिक जीवन बहुत ही उन्नत था, आर्थिक जीवन आज के आर्थिक जीवन से बहुत ही तालमेल था, किंतु बहुत सारे कारणों से इसका पतन हो गया। तो उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है ना। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे वीडियो 3 बना करके, है ना, उसमें हम लोग इसका सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।